गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल सर और आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ आज फिजिक्स का जो प्रकाश के परिवर्तन का मैं एमसीक्यू करा रहा था, जिसमें पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन भी थे, उसका पार्ट 2। आज भी 15 क्वेश्चन होगा। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वो 15 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट थे और ये भी 15 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका एक और आएगा पार्ट 3, उसके बाद ये चैप्टर का एमसीक्यू समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि सेविंग दर्पण जो है के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेविंग दर्पण मतलब हजामती दर्पण। ठीक है, ये जो सैलून में होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अगर सेविंग के रूप में पूछे या हजामती दर्पण के रूप में पूछे, ठीक है, या सौर कुकर में पूछे, सौर भट्टी में पूछे या हेडलाइट में पूछे, तो इस सब का एक ही आंसर होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपको पता होगा कि अवतल दर्पण वस्तुओं के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण जो है इसका प्रयोग करने से अगर कहीं चेहरे पे कोई चीज़ छूट गया हो, बाल वगैरह, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए सेविंग दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाहनों के पश्च दीपों में, याद रखिएगा पश्च, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ है। एक होता है पश्च दीप, ठीक है, जिसको बोला जाता है बैक लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है पश्च दीप पूछे या आपसे पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि रियर व्यू मिरर, यानी कि इसको हम साइड मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो साइड मिरर में भी पूछे तो दोनों का आंसर एक ही होगा, लेकिन दोनों बात अलग अलग है। ठीक है, के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, अगर 2 नंबर की बात करें, क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, तो कि वाहनों के पश्च दीपों में या रियर व्यू इमेज मिरर के रूप में या साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो है पीछे से आ रही वाहनों का छोटा फिगर बनाता है, और उसके साथ साथ जगह कितना है आपके पास साइड देने के लिए, क्या वो गाड़ियां पार होंगी कि नहीं होंगी या क्या, वो भी दिखाता है, जबकि ये गुण अवतल दर्पण में नहीं पाया जाता है। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो इसका सीधे सा आंसर होगा कि द्वारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, किस लेंस की सहायता से, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना होगा, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी जो है हम नहीं कराए हैं, जब कराएंगे लेंस के बारे में तो इसको देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है और यह सबसे लास्ट वाला कंडीशन है। और सबसे लास्ट वाला कंडीशन आपको पता है कि जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर ऐसा कंडीशन पाया जाएगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाएगा। 6 कंडीशन के बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और क्लास में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से क्लास समझ लें। अगला है, किस दर्पण से आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। तो ये जो है स्टूडेंट्स सदैव सीधा की बात कहेगा, तो अवतल दर्पण में भी सीधा आभासी होता है और उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर लेके चलें तो डी नंबर सही है, या तो समतल दर्पण में, सॉरी इसको समझिएगा, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे परफेक्ट सही होगा,
या तो समतल तथा उत्तल, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। अब बात ये करते हैं दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है किस दर्पण का, तो आप उत्तल दर्पण पे थोड़ा सा जोर डालें ऐसे, इसका परावर्तक सतह, सॉरी 1 मिनट, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण ये वाला हो गया। तो अगर हम दोनों को देखा जाए तो दृष्टि क्षेत्र जो है उत्तल दर्पण के लिए ज़्यादा होता है, यानी कि परावर्तक सतह की बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम है, आपको पता है कभी कभी पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 आपको याद रखना है। इसमें से कौन सा सही है, तो आपको पता है कि कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन जो है सी जो है आपके लिए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, कह रहा है कि अवतल जो है दर्पण यहाँ पे होगा, अर्पण हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट्स इसमें तो हमको कहना ही नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप रिवीजन करके बनाइएगा तो थोड़ा सा जो है आपको इसमें अच्छा आपको लगेगा और अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैं इसको बता चुका हूँ। अगला है 25 नंबर, उत्तल दर्पण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, इसको भी हम बताए हैं, आप वहाँ से, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप वहाँ से जो है पहले वीडियोज 1 का रिवीजन करिएगा, कॉपी में जो लिखे होंगे, उसके बाद इसका उत्तर दे पाइएगा। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, तो आपको पता है कि दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, और ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में, इसलिए 26 का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगा। देखिए स्टूडेंट, ये सबसे लास्ट पोजीशन होता है अवतल दर्पण में, और जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमको मिलता है। तो यहाँ पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब है, के लिए ऑप्शन है डी। एक बात और आपको याद रखना है, अवतल दर्पण में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब, वस्तु के जैसा ही प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख के, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे 27 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आपका होगा डी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का है, यदि दर्पण उत्पन्न आवर्धन +1 है तो यह दर्पण होगा। तो मैंने बताया था +1 जो होता है समतल दर्पण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि वह समतल दर्पण होगा, ठीक है। जब भी आवर्धन +1 पूछे तो समतल के लिए, आवर्धन के लिए 1-2 बातें और भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप फिलहाल ये जानिए कि अगर जब भी पूछता है कि किसी दर्पण का उत्पन्न आवर्धन +1 है तो कौन सा होगा, तो समतल दर्पण +1 यानी कि समतल दर्पण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। पूछा है किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। और 30 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ध्यान दीजिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला F बराबर R/2, ठीक है। तो त्रिज्या जो है 50 है, तो 50 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये भी कहता है, इस क्वेश्चन से बहुत सारा, इस सूत्र से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ये भी पूछता है कि बताइए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आपको आंसर F बराबर R/2 निसंकोच आपको ये लगाना है, ठीक है।
ये भी पूछता है क्वेश्चन कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग करके फोकस दूरी निकाला जा रहा है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो फोकस दूरी का कितना गुना वक्रता त्रिज्या होता है। तो बात करें अगर 2 उधर भेजें तो r बराबर 2f हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या होता है। तो इसलिए इसको जो है आपको हर तरीका से दिमाग में रखना है। जब भी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी के बारे में क्वेश्चन पूछे आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे क्लास में या ऑफिस में मिल सकते हैं। अगर आप कोचिंग के बाहर से देख रहे हैं तो इन सोशल साइट्स की मदद से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट्स।